हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लास आप लोग सभी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग जो एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत का जो है अमेंडमेंट हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा था और आज उसके बाद में थोड़ा समय हो गया है पिछली क्लास और इस क्लास में, लेकिन आज मैं वादा करता हूं आपको इतनी जबरदस्त क्लास देने जा रहा हूं कि आज क्लास अगर आप समझ गए तो आप जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितनी तकलीफों से रहा है, तकलीफों में रहा है और कैसे कैसे उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हुए हैं और क्या क्या चैलेंजेस जो है उसमें फेस किए हैं। जिस तरीके से आपने देखा है कि आजादी जो है, आजादी हम लोग बहुत मुश्किलों से मिली है। कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं ना आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई, आजादी बहुत मुश्किलों से मिली है। ठीक उसी प्रकार से संविधान के साथ भी कुछ ऐसा ही रहा है। ठीक है, बहुत सारी मुश्किलों के साथ में जो है इसको गुजरना पड़ा है। आज की क्लास कुछ इसी प्रकार की है और थोड़ी लंबी क्लास होगी। ठीक है, हो सकता है मैं देखता हूं कि अगर दो वीडियो में आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं जो है एक ही वीडियो में करूंगा। आपको जो दिक्कत हो आप पॉज कर लेना थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटे में या आधे घंटे में जितना समय मिले पॉज करके तब आगे देखना। ठीक है, एक साथ देख सकते हो, एक साथ देखना, लेकिन पूरी क्लास देखोगे ना तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छे से खुल जाएगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। संविधान की बहुत अच्छी समझ हो जाएगी आपको। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो होती हैं आज के डेट में राजनीतिक लेवल पर या कोई भी बदलाव होता है, कोई काम करती है सरकार, वो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी। इतिहास में या आपने देखा होगा आम तौर के जीवन में कि कुछ डेटें जो होती हैं, कुछ दिनांक जो होती हैं, वो दिनांक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो दिनांक जो है कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे आपके जीवन में भी शायद हुआ होगा कि कुछ ऐसी दिनांक होगी, मान लो 25 जनवरी हो गया, है ना, कोई भी दिनांक है ना, तो वो ऐसी दिनांक होगी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो है आपकी लाइफ की हुई होगी या किसी की लाइफ की हुई होगी, तो डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज कुछ इसी प्रकार की एक डेट है। ठीक है, वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेट है तुम्हारी 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग समझ गए होंगे ये डेट का क्या इंपॉर्टेंस है। अपने अपने हिसाब से अपना अपना दिमाग लगा रहे होंगे आप सभी लोग, तो दिमाग कुछ इसी प्रकार से लगा रहे होंगे कि ये डेट जो है इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहने वाले सचिन तेंदुलकर का जो है जन्म होता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का इसी दिन जो है जन्म होता है। क्रिकेट की दुनिया में जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और क्रिकेट को एक नई आधुनिक लेवल पर जो है लेके आए हैं और काफी ज्यादा इन्होंने जो है इनका योगदान रहा है। बहुत अच्छी बात है और इस वजह से जो है इनको भी जो है इसी तारीख को पैदा हुए थे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। 24 तारीख को, 24 अप्रैल 73। 24 अप्रैल 73 एक घटना इससे भी बड़ी घटी और वो घटना जो है जिसका जिक्र मैं आज करने जा रहा हूं और वो इतनी इंपॉर्टेंट घटना है कि संविधान का पूरा संविधान चेंज हो गया उससे। और क्या हुआ, उसी दिन जो है, इसी दिन 24 अप्रैल को ही एक बहुत विवाद भरा जो है मुकदमा चल रहा था केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती का केस चल रहा था और इसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया। इसका जजमेंट सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि संविधान में जो दिक्कतें चल रही थी वो दिक्कतें, मतलब एक कहते हैं ना, एक फोड़ा या एक कैंसर का जो होता है वो कैंसर का पार्ट ही निकाल दिया गया इस जजमेंट के माध्यम से। इतना इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट था केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस जो है बहुत लोगों ने आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ठीक है,
और नहीं जानते हैं तो इतना तो नाम तो सुना ही होगा, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती अगर आपने क्वालिटी कभी पढ़ी है, कभी ट्यूशन में पढ़ी है, कभी कोचिंग पढ़ी है, अपने आप से केशवानंद भारती का नाम तो सुना ही होगा। केस क्या है नहीं मालूम होगा, लेकिन नाम तो सुना ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ठीक है। तो ये जो चैप्टर बेसिकली है, ये चैप्टर जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, ठीक है। बेसिक, मैं नाम भी बता ही देता हूं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में जो है ये चैप्टर है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह जो है बार बार यही चीज संविधान मतलब जो है जुडिशरी में देखा जाता है, ये संसद में देखा जाता है, ये आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, संविधान में ये चीज नहीं कर सकते, संविधान को ऐसे इंटरप्रेट करिए, है ना, क्योंकि ये संविधान का मूल ढांचा है, ये क्या है, ठीक है। इसी के लिए जो है बहुत विवाद हो रहा था। जो फैसला जो है 24 अप्रैल 1973 में जो है ये आता है केशवानंद भारती केस के जजमेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग जो है जरा सा स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि एक्चुअली में ये केशवानंद भारती केसेस जो है ये क्या है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो क्या था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बेसिकली दो भाग ऐसे हैं, ठीक है। एक भाग है 3 और एक भाग है 4, ठीक है। एक भाग है 3, एक भाग है 4। भाग 3 जो है इसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बारे में दे रखा है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 से तक दे रखा है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी आधारभूत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इनको किसी भी हालत में इनको सरकार भी नहीं बदल सकती, इनको सरकार भी जो है नहीं छीन सकती, इतनी ज्यादा ये शक्ति रखती है। मैंने पिछली क्लास में आपको जो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी और अमेंडमेंट ये सारी चीजें हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग एक एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मैंने बताया। आपको संस्थानों में आपको मिल जाएगा जो फंडामेंटल राइट, खाली 32 तक आपको बता देंगे, लेकिन मैंने 35 तक ये आर्टिकल आपको बताए हैं बहुत अच्छे से। अगर नहीं मालूम है तो पिछली क्लास से आप देख लेना, ठीक है। 12 से 35 में ये फंडामेंटल राइट है, और ये फंडामेंटल राइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको जो है परिवर्तनीय जो है इनको छीना नहीं जा सकता, और किसी भी हालत में अगर कोई छीना तो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जो है, आप सुप्रीम कोर्ट जो है ये जा सकते हो, और हाई कोर्ट भी आप जा सकते हो इसको जो है लागू कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है इसमें रेट जारी करके आपकी फंडामेंटल राइट को तुरंत जो है सुरक्षित करा देगा। क्लियर है। दूसरा अगर भाग की बात करें, जो भाग 4 है, इसमें डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 में दे रखी हैं, ठीक है। और ये सरकार को ये निर्देश देती है कि सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि सरकार जनता के उत्थान के लिए, भारत के उत्थान के लिए वो सारे काम करे जो भारत को जो है एक उच्च लेवल पर जो है ले जा सके। क्योंकि आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई, वो आजादी की लड़ाई में सभी लोग शामिल हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो क्या कहते हैं सोल्जर्स हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, हर एक किस्म का आदमी जो है आजादी की लड़ाई में लड़ा, और सबका मकसद आजादी का अलग अलग था। आजादी का मकसद सबका एक जैसा नहीं होता है, ये रियलिटी है, सबका अलग अलग होता है। किसानों की आजादी का मतलब ये था कि किसान जो है जमींदारों से हमको आजादी मिल जाए, जमींदार जो है जो उनका जो ये लोग खेती करते हैं उनको लगान देना पड़ता है,
और सारी चीजें वो ले लेते हैं। किसान की जमीन है, किसान मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने के बावजूद भी जब हुआ तो वो किसान पे ना होके वो जमींदार को देना पड़ रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? उनसे आजादी मिल जाए, महिलाओं को आजादी मिल जाए कि उनको घर तक सीमित न रखा जाए, उनको भी संसद में बोलने के मौका मिले, उनको भी विधानसभा ग्राम पंचायत में बोलने का मौका मिले। घर में सिर्फ रोटी चौका तक ही सीमित न रखा जाए, उनको घर से बाहर नौकरी के लिए करने के लिए जो है अनुमति मिली। बहुत सारी चीजें हैं, उनका अपना अलग मकसद था। कुल मिला के जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, और बहुत सारी चीजों में बहुत सारे लोगों पे जो है अपना अपना हित था, और उस हित के लिए जो है लड़ाई लड़ी गई, ताकि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे तो हमको हमारी जो सरकार होगी वो हमारी सरकार हमको इस बेड़ियों से जो है हमको जो है आजाद करेगी। बहुत बड़ा चैलेंज था, आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद में जब हमारा जो संविधान जो बना, संविधान निर्माता ने जो है बनाए, संविधान निर्माता ने जो है जो चीजें बनाई, उसमें भी कई वर्ग के लोग थे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कई प्रकार के लोग थे जिसकी विचारधारा अलग अलग थी। मैंने बहुत अच्छे से पिछले क्लासों में बता चुका हूँ, फिर से बात बता रहा हूँ। सबकी विचारधारा जो है अलग अलग थी। कुछ लिबरल किस्म के लोग थे, ठीक है, लिबरल उदारवादी लोग थे, उनका अपना कुछ मानना था कि संविधान कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, है ना, संविधान में ये चीजें होनी चाहिए। कुछ गांधीवादी थे, गांधीवादी विचारधारा की तरह काम कर रहे थे। और याद रखिएगा, गांधी जी जब संविधान हमारा बना है तो संविधान बनने की प्रक्रिया में ही था, तभी गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नहीं तो संविधान जो था, आज का जो संविधान है, उस संविधान में बहुत सारा चेंजेस होता। गांधी जी का संविधान कुछ और तरीके का होता। गांधी जी का मूल रूप से जो है वो जो ज्यादा पावर देना था वो ग्राम पंचायतों का, रूट लेवल से उनका जो डेवलपमेंट का जो तरीका था वो रूट लेवल था। उनका कहना था कि भाई हम जो है जो डेवलपमेंट किसी भी देश का अगर हो सकता है तो उसके रूट से, उसके जड़ से शुरुआत करो, और जड़ अगर मजबूत होगी तो ऊपर तक वो जो है मजबूत होगा। ठीक है, अपना अपना जो है तरीका था। कुछ समाजवादी प्रकार के लोग थे इसमें, और जो चाहते थे कि समाज में जो है समानता रहे, समाज में जो है सोशल समानता रहे, समाज में आर्थिक समानता रहे। ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो कि गरीब गरीब बना रहे और अमीर अमीर बनता जाए, ऐसी चीजें ना हो। तो समानता जो है बनाना बहुत जरूरी है। तो अपने अपने प्रकार से अपने अपने विचारों को पेश किया, और बहुत सारी चीजें आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बताया कि समाजवादी भी प्रकार के लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, गांधीवादी भी थे, और लिबरल किस्म उदारवादी भी थे। तो अब आप जाहिर सी बात है कि मतभेद होना जरूरी है, मतभेद होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बहुत अच्छा काम ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपस में ये लोग सहमति बनाए कि कभी भी किसी भी प्रकार का अगर मतभेद होता है हम लोग में, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिसाइड करके एक बीच का रास्ता निकालेंगे, और उस बीच के रास्ता में जो है क्या करेंगे, जो आपस में सबकी सहमति हो वो काम किया जाएगा। और इस वजह से क्या हुआ, नहीं तो क्या होता, अगर ये चीज ना बीच का रास्ता निकालते तो हमारा संविधान में जो है बहुत खटास पूर्वक जो है संविधान हमारा बनता, बहुत कड़वाहट वाला संविधान बनता। तो इन्होंने लगभग हर मामले में इन्होंने सब कुछ समझा लिया, और जो संविधान बना बड़ी सहमति से, सबकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी सहमति से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और बहुत अच्छे से उसको जो है हम लोगों ने, हमारा संविधान जैसे बना। कब बना हमारा संविधान? हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया। ठीक है, और जस्ट तुरंत ही बाद जो है 4 चीजें लागू हो गई, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया। क्यों? ड्यू टू लाहौर सेशन, इतिहास का पाठ है, लाहौर सेशन के कारण जो है इसको 1950 में लागू हुआ। ठीक है, इसको छोड़कर अभी एक बार इसमें आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे संविधान में भाग 3 है जो फंडामेंटल राइट की बात करता है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता है, इसको छीना नहीं जा सकता है, बल्कि देखा जाए तो इसको छीना नहीं जा सकता है और इसको सरकार भी नहीं छीन सकती, इतनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ आर्टिकल 4 जो डीपीएसपी की बात करता है, और डीपीएसपी में ये कहा गया है कि राज्य की ऐसी नीतियां राज्य बनाए कि जो है जनता के उत्थान के लिए जो है काम किया जाए, जनता के हर एक उत्थान के लिए हर एक लेवल पर जो है सरकार काम करे, ऐसी नीति बनाए। ठीक है। एक भाग जो है और है भाग 20 है, इसमें केवल एक आर्टिकल है 368। ये भी भाग जो है बार बार हमारी क्लास में आज आएगा। ठीक है, इसके बारे में भी जो है पिछले ही क्लास में हम लोग ने चर्चा किया है। भाग 20 में आर्टिकल नंबर 368 में बोला गया है कि हमारे संविधान, इसमें दो भाग हैं, 1 और 2, इसमें बोला गया है कि हमारा जो संविधान है उसमें संविधान हमारा जो है जो बना है उसमें समय रहते रहते क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, समय के अनुसार इसमें बहुत सारे चेंजेस किया जा सकता है। तो पहले में ये अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है कि संविधान में जो है संशोधन संसद कर सकती है और कुछ मामलों में विधान परिषद भी जो है विधानमंडल भी जो है इसमें कर सकता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जो है इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया, इसका प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि संविधान जो संशोधन है वो कैसे होगा। ठीक है, संविधान संशोधन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है ये बात भी बहुत बार बार आएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग जो है टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से जा रहे हैं, चीजें समझना। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ, और आप देखिए जब हम लोग आजाद हुए, ठीक है, जब हम लोग आजाद हुए तो आजादी में जैसे मैंने बताया कि सबका सपना अलग अलग था, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर थे इनका भी सपना था कि जब हम लोग आजाद हो जाएंगे तो हम लोग जो है जो आजादी में जो काम किए हैं लोग, इनके लिए जो है हम लोग काम करेंगे और इनके उद्धार के लिए जो सारी चीजें करेंगे। इनके उद्धार के लिए क्या, सभी के उद्धार के लिए था बेसिकली। तो अब हुआ क्या कि जैसे अब जो हमारा जो संविधान बना, इसमें क्या कुछ संविधान बन के लागू हुआ। जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ दिक्कतें आने लगी। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आने लगी, कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गए। ठीक है, कौन कौन से शुरू हुए, जैसे कि नंबर 1, ठीक है, अगर नंबर 1 देखा गया तो वो लैंड रिफॉर्म में जो है, लैंड रिफॉर्म में दिक्कतें नहीं आने लगी। मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि इसमें ये चीज हुई कि जो दिक्कतें आई, हाँ, तो इसमें ये हुआ कि जो लैंड रिफॉर्म है हमारा, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड रिफॉर्म की जगह एक शब्द आता है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, एक राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे आर्टिकल में हमारे जो फंडामेंटल राइट है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक चीज थी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19(1) के F में थी। ठीक है, 19(1) के F में राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, उसमें ये कहा गया कि यह आपका अधिकार है कि आप अपनी जमीन जो है आप रख सकते हो, अपनी लैंड रख सकते हो, आप उसको बेच सकते हो, उसको गिफ्ट कर सकते हो, या किसी भी तरीके से आप खेती करना चाहो तो खेती कर सकते हो। ये आपकी जमीन है और आप अपनी जमीन में आप पूर्ण रूप से आपका अधिकार है, आप जो चाहो उसको कर सकते हो। ये आर्टिकल 19(1) के F में दे रखा था। उसी में एक आर्टिकल 31 था फंडामेंटल राइट में ही, और उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट
बहुत ध्यान से सुनिएगा। 31 में एक क्लॉज था, उसमें बोला गया क्या कि ये जो फंडामेंटल राइट है आपकी 19(1) में दे रखा है, तो ये आपकी ये रहेगी, फंडामेंटल राइट रहेगी। और 31 में ऐसा बोला गया कि सरकार अगर आपकी जो है कोई जमीन लेना चाहती है तो सरकार ऐसे आपकी जमीन नहीं ले सकती। सबसे पहले सरकार को, इसमें बेसिकली देखा जाए तो 1 और 2 क्लॉज थे इसमें, 31(1) और 31(2), ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 31(1) में ये क्लॉज था कि अगर कोई सरकार आपकी जमीन लेना चाहती है तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूटिव से ये कोई ऑर्डर नहीं निकालना पड़ेगा, इस पे एक एक्ट बनाना पड़ेगा, सरकार को एक एक्ट बनाना पड़ेगा संसद में, और उस एक्ट के माध्यम से जो है वो सरकार किसी की इंसान की जो है जमीन ले सकती है, ठीक है। लेकिन वो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। वो काहे के लिए होना चाहिए? पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, ना कि सेल्फ पर्पस के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको जो है मान लो बस अड्डा बनाना है पब्लिक पर्पस के लिए, तो सरकार उसको ले सकती है, ठीक है। आपको रेलवे की लाइन जा रही है, आपको हाईवे बनाना है, ठीक है, तो आप हाईवे बनाना है पब्लिक पर्पस के लिए, तो आप जमीन ले सकते हो, ठीक है। तो आप ले सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए एक एक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब ये कि कोई आपका एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं होगा, ये कार्यपालिका के द्वारा ये नहीं होगा, ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस होना चाहिए। इसमें एक्ट के माध्यम से आपको ये एक्ट बनाओगे, और एक्ट में ये चीज, पहली बात तो पब्लिक पर्पस होना चाहिए, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरे में ये बोला गया क्या कि जो जमीन आप लोगे उसका कंपनसेशन जो है वो क्या दोगे, उसका कंपनसेशन जो है वो क्या आप दोगे, उस क्षतिपूर्ति जो है उस जमीन की, वो लैंड की है, क्या देना, क्या दोगे, ये चीज आपको मेंशन करना होगा। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपनसेशन। कि कंपनसेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको मेंशन करना होगा। ये आर्टिकल नंबर 31 में दे रखा था, ठीक है। अब आप देखिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इधर डीपीएसपी में ये हो गया फंडामेंटल राइट, जो राइट कहता है, ठीक है। ये राइट है क्या, जमींदारों का सबका राइट है, अपना अपना राइट है कि हमारी जमीन हमारी है और हम चाहे जो मर्जी आए उसको कर सकते हैं, उसको खरीदें, उसको बेचें, उसमें जमीन उसमें खेती करें, उसको गिफ्ट दें, जो मर्जी आए उसको कर सकते हैं। और अगर 31 में दे रखा है कि अगर सरकार उसको लेना चाहे पब्लिक पर्पस के लिए, तो सरकार को एक नियम बनाना, एक कानून बनाना पड़ेगा, और उस कानून की ये बताना भी पड़ेगा कि उसके लिए कंपनसेशन कितना देगी। ध्यान से सुनिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करें डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 39 बी और सी, ठीक है, 39 और बी और सी। 39 बी और सी में जो कि डीपीएसपी है, डीपीएसपी में ऐसा लिखा गया था कि सरकार जैसे मैंने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में क्या थे, समानता के, समाजवादी भी प्रकार के लोग थे। इनके माध्यम से ये चीज बताया गया कि सरकार 39 बी और सी में बताया गया, सरकार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, समाज में बराबरी के लिए जो है, वेल्थ को बंटवारा के लिए, समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाएगी ताकि जो है समाज में आर्थिक समानता आ सके। ये 39 बी में बोला गया, ठीक है। अब एक बात सुनिए, यही बात, अब आप देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार कदम उठाए। अब आर्थिक समानता ऐसे ही तो आ सकती है कि भाई इनकी जमीन है, जमींदारों के पास जमीन ज्यादा थी तो उनकी जमीन ले, और जमीन लेके गरीबों में बांट दे, यही तो हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है इस चीज को करने में आड़े आ रही हैं। आड़े कैसे आ रही हैं? 31A में और 31 में दे रखा है कि साहब अगर आपको जमीन लेनी है पब्लिक पर्पस के लिए तो आप उसको कंपनसेट करोगे। कंपनसेट तो इसका मतलब तो यही हो गया कि आप जमींदारों से जमीन खरीदो और गरीबों में बांटो। तो सरकार के पास इतना तो पैसा था नहीं उस समय,
है ना, कि सरकार जो है ये सब काम करे और फिर इतना पैसा उनको देगी तो उसका एक नई योजना बना के जो है गरीबों के लिए आप योजना नहीं बना सकते। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था और कहीं ना कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो है समानता लाने के लिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है ये आड़े आ रही थी। पहला कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हमारे फंडामेंटल राइट में एक राइट टू इक्वलिटी नाम की चीजें हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से ये 18 तक ये मेंशन है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें कि देखा जाए तो इसमें तो सब पार्ट है। 14 में जो है राइट टू इक्वलिटी की इक्वलिटी बिफोर लॉ बताया गया है, ठीक है, और 15 में जो है सरकार किसी भी हालत में जो है किसी प्रकार के इंसान को जो है भेदभाव नहीं कर सकती, उसके कास्ट के हिसाब से, उसके रिलीजन के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, लिंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेगी। और खासकर आर्टिकल 15 में ये एजुकेशन की बात हुई है कि एजुकेशन में जो है समानता हो, कोई भी वंचित ना रहे, सबको जो है समान अवसर मिल पाए एजुकेशन में, ये आर्टिकल 15 में बोला गया है। उसके विपरीत ये तो फंडामेंटल राइट में एजुकेशन के समानता के बारे में बोला गया है, और उसके विपरीत अगर देखा जाए तो आर्टिकल नंबर डीपीएसपी का 46 जो है इसमें बोला गया है कि समानता लाने के लिए, खासकर एजुकेशन में समानता लाने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाए कि सरकार जो है जो वीकर सेक्शन है, जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको शिक्षा से प्राय वंचित रखा गया था, ठीक है, उनके लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए, जैसे उनको रिजर्वेशन दे। आज की डेट में जो रिजर्वेशन है वो मूलतः जो है उनके प्रवेश में कुछ ऐसी छूट दी जाए ताकि उनको जो है प्रवेश आसानी से मिल सके और वो अपने जो है शिक्षा को ग्रहण करके वो समाज में बराबरी लेवल पर आ सके। तो देखा जाए तो इसमें बेसिकली SC, ST और देखा जाए तो अदर वीकर जो सेक्शन थे उनको जो है कुछ रिजर्वेशन टाइप की जो है समानता दिया गया है और वो बोला गया है कि समानता लाने के लिए की गई है। अब देखिए, अब फिर देखो इस दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि एक तरफ जो है ये कह रहे हैं कि समानता होना चाहिए और एक तरफ जो है यहां पर क्या हो रहा है कि जो SC, ST हैं या अदर बैकवर्ड हैं तो उनको जो है एक जो है रिजर्वेशन कैटेगरी दी जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनको लगा कि साहब एक तरफ आप तो ये हमारा जो है इसमें कहते हो कि कोई भेदभाव नहीं होगा शिक्षा में, और आप जो है हमारे इनको दे के हमारे साथ जो है अत्याचार हो रहा है, हमारी जो है राइट्स का जो है हनन हो रहा है, हम तो भाई ये नहीं मानेंगे, हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट को रोकते हैं, अभी एक और चीज समझते हैं, फिर हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। एक और मामला आया, जो मामला जो है पहले तो समझ में उतना नहीं आया, लेकिन बाद में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद में ये चीजें बहुत ज्यादा उभर के आई, ठीक है। हमारे फंडामेंटल राइट में एक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 के में वर्णन है। बोला गया है कि कोई हर एक इंसान भारत का अपने अपना धर्म उसका है, अपने धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है, उसको प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे आप एजुकेशन ले सकता है, अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकता है, आप जिस प्रकार से जो है आप रहना चाहते हैं, अपने धर्म को पालन करना चाहते हैं, आप पालन करिए, आप स्वतंत्र हो। राज्य आपको जो है बाध्य नहीं कर सकता है कि आप जो है ये वाली ये चीज आप ना मानो, इस धर्म को ना मानो या इस धर्म को अप्लाई करो। राज्य आपको बाध्य नहीं कर सकता है या कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है, आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं।
अगर उसी में अब इसी जो रिलीजियस फ्रीडम था, लेकिन इसी में क्या था कि इसी में कुछ ऐसी रिलीजन थे जिसमें रिलीजन में ही असमानता थी। जैसे अगर देखें तो मुस्लिम शरीयत लॉ जो कहता है, मुस्लिम प्रोटेक्शन लॉ जो कहता था, प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लॉ, कि मुस्लिम एक जो पुरुष है वो 4 शादियां कर सकता है, 4 वाइफ रख सकता है। तो अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको हिंदू महिला की अपेक्षा उनको समानता नहीं मिली, उनके साथ अत्याचार हुआ, उनको जो है असमानता का फेस करना पड़ा। तो अब देखा जाए तो यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट है, अपने लॉ में ही कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 44 जो है जो बोलता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होगी और यूनिफॉर्मिटी के साथ में सिविल कोड जो है होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आगे चल के हम कभी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो समानता होनी चाहिए पूरे देश में, ठीक है। तो ये जो दिक्कतें जो आने लगी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो आने लगे, इस कॉन्फ्लिक्ट के जरिए देखो सरकार को भी दिक्कत होने लगी, और जो सरकार को, तो सरकार क्या है, सरकार को दिक्कत कम हो रही थी, लेकिन क्योंकि सरकार तो अपना काम जैसे ही आजाद हुई हम लोग जो राज्य सरकारें थी बेसिकली देखा जाए तो राज्य सरकारें अपने लेवल पर खूब काम करने लगी, लैंड रिफॉर्म करने लगी, है ना। कैसे कैसे करने लगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहीं पर जो है आएंगे दिक्कतें, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं हटा रहा हूं और फिर जो है आपको मैं बताता हूं आगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग आजाद हुए, अब कॉन्स्टिट्यूंट जो मेकर थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर थे, इनका सपना था कि जैसे ही हम लोग आजाद होंगे तो हम लोग जो है ये गरीबों के लिए और जो वंचित हैं उनके लिए, उनके उद्धार के लिए हम काम करेंगे। तो इन्होंने लैंड रिफॉर्म जो है, लैंड रिफॉर्म की तरफ काम करना स्टार्ट किया, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, की तरफ काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये उस समय होता था, ठीक है। लैंड रिफॉर्म में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उस समय जो इस समय जो जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय का मतलब ये था कि लैंड रिफॉर्म मतलब जमींदारों से जमींदारी का सिस्टम हटाना, जमींदारी उन्मूलन की बात हुई, ठीक है। इन जमींदारों को जो है हटाया जाए, ठीक है, और सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जो है अपने लेवल पर काम करना स्टार्ट किया और कानून बनाए, और कानून बना के इन जमींदारी प्रथा को जो है उन्मूलन किया और हटाने का काम करना स्टार्ट किया। और दूसरा काम जो लैंड रिफॉर्म में जो किया वो किया सीलिंग, ठीक है, वो क्या किया, सीलिंग लिमिट किया। सीलिंग लिमिट मतलब होता है कि लैंड का जो सीलिंग है, जैसे मान लो प्रति व्यक्ति के जो है एक सीलिंग लिमिट बांध दिया कि भाई एक प्रति व्यक्ति मतलब 30 एकड़ की जमीन मान लो बोल दिया कि भाई 30 एकड़ जमीन जो है प्रति व्यक्ति रख सकता है, इससे ज्यादा जो अगर होगी तो वो सरकार उससे छीन लेगी। सरकार ने नियम बनाया। अब क्या हुआ, तो जमींदार जो लोग थे उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, तो ये क्या सरकार ने क्या किया, जैसे ही जिनके पास ज्यादा जमीन थी वो लेना स्टार्ट कर दिया, उनसे छीनना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही छीनना स्टार्ट कर दिया तो जमींदार लोग जितने हैं भैया सब आक्रोशित हो गए सरकार के खिलाफ। ये सरकार ये कैसे कर सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार है और ये कैसे कर सकती है। तो सब बिल्कुल जो है आपस में जो है खूब विद्रोह होने लगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा चेंजेस जो है स्टार्ट